साथी अंकित उछोली ने एक भूमिका यहाँ रखी। यहाँ पर मौजूद सभी सम्मानित साथियों, नौजवान दोस्तों, अभी 2 महीना पहले करीब देहरादून में पुलिस ने नौजवान लड़कों पर लाठीचार्ज किया और उस दिन लाठीचार्ज हुआ, नौजवानों की गिरफ्तारी भी हुई, युवा लड़कों की गिरफ्तारी हुई। रोजगार का सवाल कपूर भाई ने अपनी बात में रखा, उसका संदर्भ भी और आप लोग जानते भी होंगे। तो उसी दिन मैंने देखा कि बहुत तरह से बहुत क्रिएटिव लोग काम करते हैं सोशल मीडिया पर। तो एक पोस्टर किसी ने रिलीज किया और उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि बनने को तो वो चंद्र सिंह गढ़वाली भी बन सकते थे, जिस पुलिस ने लाठी चलाई, कि बनने को तो वो चंद्र सिंह गढ़वाली भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने चक्रधर जुयाल होना चुना। और मुझे ये पोस्टर पता नहीं कितने लोगों की औरों की समझ में आया, लेकिन मुझे ये बहुत ही अपीलिंग लगा। ये अपने आप में नौजवान लोग या जिसने भी वो क्रिएट किया वो इस बात को समझ रहे हैं, वो चंद्र सिंह गढ़वाली और दीवान चक्रधर जुयाल का फर्क समझ रहे हैं। तो अब ये चंद्र सिंह गढ़वाली के संदर्भ में तो हम बात करेंगे ही विस्तार से। दरअसल चंद्र सिंह गढ़वाली और चक्रधर जुयाल जो ये दोनों नाम आए, तो ये लगभग एक ही कालखंड में दोनों ने ख्याति प्राप्त की। यानी 1930 का वर्ष है और 1 महीने का अंतर। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर विद्रोह हुआ और 30 मई 1930 को तिलाड़ी में गोलीकांड हुआ। और तिलाड़ी यहीं हमारे पास यमुनोत्री के पास यमुना घाटी में है। राजा का शासन था, राजशाही थी, जिन राजाओं की पुत्र वधू आज भी इस देश के पार्लियामेंट में विराजती है। तो उसी राजा का शासन था। लोग जंगलों पर अपने स्वाभाविक अधिकार के लिए लड़ रहे थे कि जंगल पर उनका अधिकार था। और राजा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोगों के घर के आंगन में तक एक तरह से सीमा निर्धारित कर दी कि ये जंगलों की सीमा है, इसके भीतर आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। और वहीं तिलाड़ी के मैदान में लोग इसके खिलाफ इकट्ठा हुए। उससे पहले भी एक लंबी कथा है, मैं उस कथा में नहीं जा रहा। तिलाड़ी के मैदान में लोग इसके खिलाफ इकट्ठा हुए। एक तरफ यमुना बहती है, बाकी मैदान है। और चक्रधर जुयाल के नेतृत्व में राजा की फौज ने 3 तरफ से उन लोगों को घेर लिया। चौथी तरफ जैसा मैंने कहा कि यमुना है, और अंधाधुंध लोगों पर गोलियां चलाई। बहुत सारे लोग बचने की कोशिश में कूद गए, बहुत सारे लोगों ने और तरह की कोशिश की और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। और इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ जो हमारे यहाँ जो राज परिवार था उसके जुल्म अत्याचार की एक लंबी दास्तान है वो भी। लेकिन उसने अपने तरह का अपना लोकल जलियांवाला बाग एक तरह से रचा तिलाड़ी के मैदान में। तो ये 30 मई 1930 को हुआ। और जिस घटना पर हम बात करने के लिए यहाँ हैं, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के किस्सा खानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो उनके लाल कुर्ती दल के सदस्य वो अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क पर उतरे हुए थे और गढ़वाली फौज को उनके खिलाफ उतारा गया, अंग्रेजों ने उतारा। तो इस घटना का एक तात्कालिक महत्व तो इसके 2-3 डायमेंशन असल में है। उन सारे पहलुओं को समझने की बात है कि उसका आज का संदर्भ क्या है और उस समय का संदर्भ क्या है। तो एक संदर्भ यह है कि भाई आजादी की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई के भीतर अंग्रेजी सैनिक हैं, अंग्रेजों की फौज, उस फौज अंग्रेजों की है, लेकिन उसमें जो लोग हैं वो कौन है? तो वो तो हिंदुस्तानी, वो तो भारतीय लोग, वो अंग्रेजी फौज है, लेकिन नाम उसका गढ़वाल राइफल है। 1887 में गढ़वाल राइफल बना। तो फौज का नाम तो गढ़वाल राइफल है, लेकिन वो अंग्रेजों की फौज, अंग्रेजों के लिए काम करने की फौज, और लोग जो उसके भीतर हैं वो हिंदुस्तानी हैं, वो गढ़वाली लोग। तो अंग्रेजों ने उस फौज को उतारा और वहां, जिसका काफी ड्रामेटिक तरीके से लोग पेश करते हैं, वो है भी उतना नाटकीय कि भाई वो अंग्रेज कैप्टन है, वो खड़ा है इस फौज का जत्था लेकर के और उसने कहा गढ़वाली 3 राउंड फायर। और बगल में वो चंद्र सिंह गढ़वाली आए और उन्होंने कहा कि गढ़वाली सीज फायर।
और सारे गढ़वाली सिपाहियों ने अपनी बंदूकें उल्टी खड़ी कर दी। तो ये अपने आप में एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए हिला देने वाली घटना थी, उसके लिए झकझोर देने वाली घटना थी कि उसके सिपाहियों ने ऐसी बगावत की, ऐसा विद्रोह कर दिया। गोली नहीं चलाई, धमाका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से बंदूकें उल्टी खड़ी कर दी और उसने एक तरह से अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। और उसका असर आप सोचिए कि इतना ज्यादा था, अंग्रेजों के लिए वो कितना हिला देने वाली घटना थी। उसको आप इससे समझिए कि अंग्रेजों ने 23 अप्रैल का मुकदमा चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथियों पर नहीं चलाया। जिस दिन उन्होंने ये कोशिश की, जिस दिन उन्होंने गोली चलाने से इनकार किया, बंदूकें उल्टी खड़ी कर दी, तो उस 23 अप्रैल का मुकदमा उनके खिलाफ नहीं चला। उनका कोर्ट मार्शल हुआ, सबको काले पानी की सजा हुई, सब जेल गए, लेकिन 23 अप्रैल का मुकदमा नहीं। मुकदमा हुआ 24 अप्रैल का, क्योंकि 24 अप्रैल को फिर अंग्रेजों ने कोशिश किया कि भाई ये बगावत हो गई है, क्या पता इसको मैनेज किया जा सके, इसको कोशिश करते हैं कि इनको दोबारा से फिर बाजार में ले जाया जाए, फिर गोली चलवाई जाए। लेकिन 24 अप्रैल को चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथी जो है वो अपनी बैरकों से बाहर ही नहीं निकले, उन्होंने इनकार किया, बल्कि कुछ लोगों ने तो इस्तीफा घुमाया, इस्तीफों पर दस्तखत करके जमा कर दिया। तो ये 24 अप्रैल को, लेकिन 23 अप्रैल का मुकदमा क्यों नहीं चला? क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि दुनिया भर में लोगों को पता चले। ये तो थोड़ा कम दर्जे की बात है कि भाई फौज बैरक से बाहर नहीं निकली, फौजी लोग बैरक से बाहर ही नहीं आए, लेकिन ये दुनिया में संदेश फैले कि अंग्रेजों की फौज ने मोर्चे पर जाकर के खड़े होकर के बंदूकें उल्टी खड़ी कर दी, बंदूकें तानने से इनकार किया, बंदूकों से गोली चलाने से इनकार किया। ये संदेश फैले तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए दुनिया भर में, क्योंकि उस समय तो अंग्रेजी साम्राज्य के बारे में कहा ही जाता था कि वो तो साम्राज्य ऐसा है जिसमें कभी सूर्यास्त नहीं होता, इतना धरती पर उनका साम्राज्य था, इतना धरती पर वो कब्जा किए हुए थे। तो जितनी जगह वो कब्जा किए हुए थे उतनी जगह तो ये संदेश पहुंचता कि भाई वहां भारत में है, उन्होंने गोली चलाने से इनकार किया। तो ये एक उसका महत्व है, ये एक बात है। लेकिन उसका एक दूसरा महत्व है, और उस महत्व को आज के दिन पर समझने की जरूरत, आज के संदर्भ में भी समझने की बात है। उसका एक दूसरा संदेश, दूसरा मैसेज ये है जो उससे निकलता, वो ये कि अंग्रेजों ने तय करके, चुन करके ब्रिटिश फौज में से भी गढ़वाल राइफल को वहां तैनात किया पेशावर में। और जब अंग्रेज अफसर ने यह समझाना शुरू किया कि भाई कल हमको बाजार में जाना है, कल हमको गोली चलानी है, तो उसने कहा कि यहाँ पेशावर में जो बहुसंख्यक है वो मुसलमान है और हिंदू अल्पसंख्यक है, और ये जो बहुसंख्यक मुसलमान है ये यहाँ हिंदुओं को परेशान करता है, तो इनको सबक सिखाना है, क्योंकि ये हिंदुओं को परेशान करते हैं, लिहाजा कल हो सकता है कि हमको गोली भी चलानी पड़े। आज के दिन पर, आज जब व्हाट्सएप फॉरवर्ड का दौर चल रहा, आप थोड़ा सोच करके देखिए कि जिस समय व्हाट्सएप के फॉरवर्डिंग का दौर चल रहा है, कुछ भी अफवाह आती है तेजी से वो दंगा कराने का सबब बनती है, रोज अफवाहें चलती हैं, जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेस हैं, उसके बावजूद भी। तो ऐसी अफवाह आज के दौर में सामने आए तो दंगा होगा कि नहीं होगा? आसानी से होता है। लेकिन और वो जो सिपाही हैं सारे के सारे, इंक्लूडिंग चंद्र सिंह गढ़वाली, ये वो सारे सिपाही हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे यहाँ तो बहुत अरसे तक, 80 के दशक तक भी हम लोग सुनते थे कि गांव में लोग कहते थे कि भाई अच्छा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फौज में भर्ती कर देंगे, और क्या होगा, है ना। तो फौज में जाने के लिए पढ़ना लिखना कोई जरूरत नहीं थी। और ब्रिटिश फौज में जब लोग जाते थे तो ब्रिटिशर्स सचेतन रूप से लिखना पढ़ना सिखाते थे, लेकिन वो हिंदी भी रोमन में लिखवाते। और अब ऐसा होता है नहीं होता है, लेकिन बहुत साल पहले तक मैं जानता था, मेरे पिताजी चूंकि फौज में थे तो मैं जानता था कि वहां सब कुछ वो अंग्रेजों के जाने के दशकों बाद भी रोमन में ही लिखवाया। तो ऐसा क्यों करते थे अंग्रेज? सचेत रूप से, इसलिए वो हिंदी भी रोमन में इसलिए लिखना पढ़ना उनको सिखाते थे, सचेत रूप से,
कि नहीं तो ये राष्ट्रीय अखबार पढ़ेगा, ये जो सिपाही है ये राष्ट्रीय अखबार पढ़ेगा, देश के स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, उसका प्रभाव इस पर होगा। तो ऐसे सिपाही जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, या जिन्होंने देवनागरी पढ़ना फिर अपने जतन से सीखा, चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथियों ने बड़ी मशक्कत से देवनागरी पढ़ना सीखा, और उसमें राहुल सांकृत्यायन की किताब है चंद्र सिंह गढ़वाली पर, उसको पढ़िए, बहुत रोचक किताब है, बहुत ही बढ़िया। तो उसमें वो बताते हैं कि भाई ये अखबार खरीदने जाते थे, अपने रिस्क पर अखबार खरीद करके लाते थे, हिंदी का अखबार, फिर बैरक में कंबल लगा करके पढ़ते थे, और फिर उस अखबार को पानी की बाल्टी में डाल करके गला देते थे ताकि सुबह वो मिले नहीं अखबार। तो इसलिए इसका ये भी एक पहलू है कि 23 अप्रैल को वो बगावत कोई अचानक से नहीं हुई, कोई अचानक से इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं था कि भावनात्मक रूप से कुछ उनका गुबार आ गया, उबाल आ गया और उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया, ऐसा नहीं था। बल्कि हुआ ये कि वो बहुत दिन से वो भी इस बात की तैयारी कर रहे थे, जैसे अंग्रेज इस बात की तैयारी कर रहे थे कि गोली चलवानी है, वैसे ये भी इस बात की तैयारी कर रहे थे कि गोली नहीं चलानी है, और गोली नहीं चलाने की तैयारी कई दिनों तक चलती रही लगातार। और उस दिन का किस्सा तो अब राहुल की किताब में है कि भाई वो तो चंद्र सिंह गढ़वाली तो वहीं लाइन में छूट गए थे, उनको तो वहां भेजा ही नहीं था, वो तो पानी का बहाना बना करके गए। अंग्रेज अफसर से कहा कि साहब वो जो बटालियन गई है उसके पास तो पानी है ही नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं पानी लेकर के जाता हूं। तो वो पानी लेकर के वहां गए, क्योंकि उनको लगा कि जो योजना हमने बनाई है वो तो गड़बड़ा जाएगी। तो उससे पहले यानी 22 अप्रैल की रात को अंग्रेज अफसर ने कहा कि भाई आपको वहां इसलिए मुसलमानों पर गोली चलानी है क्योंकि मुसलमान बहुसंख्या में है, हिंदू कम संख्या में है, मुसलमान हिंदुओं को परेशान करता है, इसलिए गोली चलानी। और जैसे ही वो अफसर गया, तो आप समझिए जो मैं कह रहा हूं कि तैयारी तो पहले से थी, इनकी तैयारी भी पहले से। तो जैसे ही वो अफसर गया, चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, झगड़ा तो अंग्रेज और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का है, झगड़ा तो अंग्रेज और कांग्रेस का है। और उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हमको अपने साथियों पर गोली चलानी पड़े, अपने देशवासियों पर गोली चलानी पड़े, लानत है हम पर, इससे बढ़िया है कि हम मर जाएं। तो ये वो तय करके गए थे कि नहीं, गोली नहीं चलानी। तो ये जो संदर्भ है आज के दिन पर, जिस सांप्रदायिकता का उभार हम इस देश के भीतर देख रहे हैं, जिस हिंदू मुसलमान के उन्माद का उभार इस देश के भीतर देख रहे हैं, उसके बीच में इसको रख करके सोचिए कि वो कम पढ़े लिखे, बहुत ही कम पढ़े लिखे सिपाही इस उन्माद में नहीं आए, इस भड़कावे में नहीं आए। आज के दिन पर पढ़े लिखे लोग इस तरह के उन्माद में, इस भड़कावे में आ रहे हैं। और आप सोचिए कि भारतीय फौज के भीतर या भारतीय सेनाओं के भीतर ये जो सेक्युलर कैरेक्टर है, ये जो दंगाई नहीं होने का कैरेक्टर, तो 1857 में इस देश में जो पहली बगावत हुई ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, और उसके बारे में लोकप्रिय रूप से जरूर ये कहा जाता है कि सब वो गाय का चर्बी वाले उसके कारतूस से, सुअर के चर्बी वाले कारतूस की वजह से हुई। लेकिन उसमें उसका ये कैरेक्टर है कि उसमें हिंदू मुसलमान मिलजुल करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ 1857 की उस पहली बगावत में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलजुल करके लड़े। बल्कि ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि अंग्रेजों को उस 1857 की बगावत के बाद ही समझ में आया कि इस देश में यदि रहना है तो हिंदू और मुसलमान को एक साथ नहीं रहने देना है, उनमें फूट डालनी है। और तब वो जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सबसे शासन करने का सबसे अहम सूत्र इस देश में था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइड एंड रूल, जिसको हिंदी में कहते हैं फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो, तो वो दरअसल 1857 में जब हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ गए और वो बगावत विफल हुई, वो बगावत सफल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजों ने यह सबक सीखा कि इस देश में अगर राज करना है तो हिंदू और मुसलमान को एक साथ नहीं रहने देना है। तो 1857 एक उदाहरण है, 23 अप्रैल 1930 दूसरा उदाहरण है कि जब इस देश के भीतर जो फौजी थे वो मिलजुल करके उन्होंने हिंदू मुसलमान के बंटवारे को, उस खाके को इनकार कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया। और तीसरा उदाहरण इसी देश के भीतर 1946 का नेवी विद्रोह है। 17-18 फरवरी 1946 को नेवी ने विद्रोह कर दिया
और वहां भी विद्रोह करने वाले बहुत सामान्य सेलर्स थे। बंबई में वो शुरू हुआ और उसमें भी उन्होंने जब संघर्ष समिति बनाई, आप सोचिए कि नेवी है, नेवी बगावत कर रही है, वो कुछ खाने के इससे शुरू हुआ, खाने पर झगड़ा शुरू हुआ, होते होते वहां अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाई शुरू हो गई। और उसमें जब उन्होंने संघर्ष समिति बनाई तो उन्होंने एक सिख को अपना अध्यक्ष बनाया और अपनी संघर्ष समिति का, नेवी ने, और एक मुस्लिम को अपना उपाध्यक्ष बनाया उस संघर्ष समिति का। और ये भी भारतीय सेनाओं का एक ये भी पक्ष है, इस देश की आजादी की लड़ाई में उनका ये भी एक पहलू है। और उन्होंने जनरल स्ट्राइक का कॉल दिया, वहां से सोचिए, आम हड़ताल का कॉल दिया और मुंबई समेत देश के बहुत सारे हिस्सों में हड़ताल हुई नेवी के आह्वान पर, नेवी के सेलर्स के आह्वान पर उन्होंने आह्वान किया कि हड़ताल करो, और हड़तालें हुई, लोग मारे भी गए, शहादतें हुई, 20-21 लोग मारे भी गए उसमें। और अंततः इस देश के तमाम बड़े नेताओं के उसके प्रति जो एपैथी का रुख था, जो एक तरह से उसका समर्थन करने का रुख नहीं था, क्योंकि इस देश में आज के दिन पर, हालांकि ये कहना बहुत ठीक भी नहीं है, लेकिन इस देश के भीतर जो आज़ादी की लड़ाई में विभिन्न धाराएं रही, तो उसमें जो गांधी की धारा है, जो हथियार चलाने का समर्थन नहीं करती, जो हिंसा का समर्थन नहीं करती, उसका अपना प्रिंसिपल पोजीशन ये है। लेकिन उस प्रिंसिपल पोजीशन के चलते वो इन तमाम सैन्य विद्रोहों का समर्थन भी नहीं करती, इन सैन्य बगावतों का समर्थन भी नहीं करती। तो 1946 का जो नेवी विद्रोह है उसका समर्थन नहीं करती, वो 23 अप्रैल 1930 का भी समर्थन नहीं करती। गांधी ने कहा, एक फ्रेंच जर्नलिस्ट चार्ल्स पेत्राश ने उनसे पूछा कि आप इसको कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी सैनिक को हुक्म अदूबी करना नहीं सिखा सकता, क्योंकि आज मैं उसको सिखाऊंगा तो कल को मुझको भी उससे यही काम लेना हो। या फिर वो जो नेवी विद्रोह की बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें भी उस नेवी विद्रोह में, इसीलिए वो उस जमाने में साहिर लुधियानवी ने उस नेवी विद्रोह को याद करते हुए कविता लिखी कि रहबरे मुझको कौन बताए ये किसका लहू है, कौन मरा, ये खूब लंबी कविता एक है। तो लेकिन उनको वापस जाना पड़ा, नेवी को सरेंडर करना पड़ा, उस विद्रोह को, उनको हड़ताल खत्म करनी पड़ी। और जो प्रस्ताव उन्होंने उसके बाद लिखा हड़ताल खत्म करने के बाद, तो उसमें वो लिखते हैं कि हमारे जीवन में यह ऐतिहासिक क्षण है, पहली बार वर्दीधारी मजदूरों और गैर वर्दीधारी मजदूरों का लहू एक ही दिशा में बहा। अब ये भी ऐतिहासिक बात है कि फौज कह रही है कि पहली बार वर्दीधारी मजदूरों और बिना वर्दीधारी मजदूरों का लहू एक ही धारा में बहा। हम इसको याद रखेंगे और हम समझते हैं कि हमारे देश में लोग इसको याद रखेंगे, और जो हम नहीं कर पाए हमारी आने वाली नस्लें इसको करेंगी। तो इस देश में ये भी सेनाओं का इतिहास है, ये भी फौज का इतिहास है। वो 1857 है, वो 23 अप्रैल 1930 है, और वो 18 फरवरी 1946 भी है, जिसके भीतर ये एलिमेंट मौजूद है कि वो सांप्रदायिकता का वाहक नहीं बनता है, वो दंगाई अंग्रेजों का जो मॉडल है फूट डालो राज करो, उसका पक्षधर नहीं बनता है, उसका पैरोकार नहीं बनता है, वो उसके खिलाफ खड़ा होता है, उसको शिकस्त देने की जो कोशिश मुमकिन है, जो तौर तरीका संभव है, वो कोशिश करता है। तो आज के दिन पर चंद्र सिंह गढ़वाली को याद करना है, अगर उस पेशावर विद्रोह को याद करना है, तो वो पेशावर विद्रोह इस देश के भीतर जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो पेशावर विद्रोह इस बात का प्रतीक है। वो पेशावर विद्रोह इस बात का प्रतीक है कि इस देश की आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिला करके लड़े, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिला करके लड़े। वहां आर्य समाजी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और 5 वक्त का नमाजी अशफाकुल्लाह खान दोनों एक साथ फांसी पर चढ़े। आज के दिन पर सोचिए तो कि हम ये कह रहे हैं कि भाई अंग्रेजों ने ये फॉर्मूला निकाला, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो को फॉर्मूला निकाला। आज के दिन पर अगर लोग हिंदू और मुसलमान का बंटवारा करके सत्ता में पहुंच रहे हैं, तो वो किसके पैरोकार हैं? वो चंद्र सिंह गढ़वाली के पक्षधर लोग हैं, वो चंद्र सिंह गढ़वाली की विरासत को मानने वाले लोग हैं। आज सुबह के अखबार में देखिए तो सरकारी विज्ञापन है, सरकार को भी जारी करना पड़ता है विज्ञापन,
सरकारी विज्ञापन है चंद्र सिंह गढ़वाली को याद करते हुए, चंद्र सिंह गढ़वाली का फोटो लगाया हुआ विज्ञापन है। लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली का फोटो लगाने से चंद्र सिंह गढ़वाली की बात नहीं होती। चंद्र सिंह गढ़वाली जिस बात को कह रहे थे उस बात से होती है। तो जो चंद्र सिंह गढ़वाली का फोटो लगा रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि भाई इस राज्य में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लैंड जिहाद हो गया, रोज देख रहे हैं कि लैंड जिहाद। अब ये कौन कह रहा है? ये कौन सरकार है? ये वो सरकार है जिसने 2018 में यहां जो जमीन का कानून, जिस जमीन के कानून में ये कैप था पहले उत्तर प्रदेश के जमाने से कि 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं हो सकती। आवासीय भूमि 500 स्क्वायर मीटर या 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। और 2018 में इसी सरकार ने, इस सरकार के पहले मुख्यमंत्री ने वो कैप खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए कोई जितना मर्जी चाहे उतनी जमीन खरीद सकता है। और ये जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लैंड जिहाद हो रहा है, ये मुख्यमंत्री जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो पिछले साल जून में इन्होंने ये किया कि ये हो गया कि कोई कितनी जमीन खरीद सकता है औद्योगिक प्रयोजन के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जितना मर्जी जमीन खरीद सकता है। एक तरह से पूरा पहाड़ भी कोई चाहे तो खरीद सकता है। तो जिस कानून में ये रोक थी, उस कानून का नाम था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम। तो जमींदारी विनाश असल में इस देश की आजादी की लड़ाई का एक अहम चीज थी जो हमने आजादी के साथ हासिल की, कि जमींदारों का खात्मा हो। ये हुआ कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा जमीन कोई नहीं रख सकता। लैंड पर एक सीलिंग है कि हजारों एकड़ जमीन नहीं हो सकती कायदे से, कानूनी रूप से। 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती किसी के पास। ये कानूनी कैप था, इसलिए कानून का नाम क्या है? उसका नाम है जमींदारी विनाश। उसमें पहली बात, दूसरा नाम है दूसरी बात भूमि सुधार। तो जमींदारी विनाश हमने आजादी की लड़ाई से हासिल किया, वो भी आजादी की लड़ाई से हमको मिला। जमींदारों का विनाश, जमींदारों का खात्मा, राजाओं का विनाश, राजशाही का खात्मा, वो भी हमने आजादी की लड़ाई से हासिल किया। लेकिन जब आपने ये कह दिया कि कोई कितनी भी जमीन खरीद सकता है, कोई पूरे का पूरा पहाड़ भी खरीद सकता है, तो एक तरह से नए औद्योगिक जमींदार पैदा करने का इंतजाम कर दिया। तो आजादी की लड़ाई में लड़ करके जिन जमींदारों का हमने खात्मा किया, वो आजाद भारत की सरकार ने उत्तराखंड में 2018 आते आते उन जमींदारों के पुनर्स्थापना का इंतजाम कर दिया। तो ये तो 2018 में हुआ। और लेकिन उसमें एक शर्त थी तब तक भी, उस कानून में थोड़ी जान, इतनी सी जान बची हुई थी, बाकी उन्होंने उसका पूरा दम निकाल दिया। उसमें यह था कि अगर आप जिस प्रयोजन के लिए जमीन ले रहे हैं उसके लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जमीन का, तो जमीन वापस सरकार के खाते में दर्ज हो जाएगी। यानी कि अगर आपने होटल बनाने के लिए जमीन खरीदी और आप होटल नहीं बना पाए, तो जमीन वापस सरकार के खाते में चली जाएगी। ये जो भाई साहब जो सबसे हैंडसम है ना, अचानक से मुख्यमंत्री का पद कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी होता है, ये हमने पहली बार जाना। तो इन्होंने क्या किया जून में पिछले साल विधानसभा में, कि ये जो क्लॉज था उस कानून में, जो बचा हुआ दम था कि भाई जमीन का आप उस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस प्रयोजन के लिए खरीदेंगे, तो जमीन वापस चली जाएगी, सरकार के खाते में जमा हो जाएगी। इन्होंने ये क्लॉज खत्म कर दिया। अब आप जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए लो और उस पर होटल बनाओ, कोई कार्रवाई नहीं। तो जिस मुख्यमंत्री ने जमीनों का ऐसा अंधाधुंध बिक्री का इंतजाम कर दिया, वो मुख्यमंत्री पिछले 10-15 दिन से रोज बयान दे रहा है कि लैंड जिहाद हो रहा है। क्यों? अब ये जिहाद कहां से आ गया? क्योंकि बिना हिंदू मुसलमान किए हुए आप लोगों को शिक्षा नहीं दे सकते, आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, आप लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम नहीं कर सकते, आप सड़क, बिजली, पानी कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते। तो सत्ता बनी कैसे रहेगी? सत्ता टिकी कैसे रहेगी? सत्ता टिकी रहेगी लोगों में नफरत का प्रसार करके, लोगों में नफरत का फैलाव करके। तो बिना हिंदू मुसलमान की इनकी राजनीति चलती नहीं है। यहां दंगा करना अभी कम से कम संभव नहीं है। तो दंगा करना नहीं संभव है तो दंगे जैसी मानसिकता बनाते रहिए, लोगों का मानस वैसा बनाइए, उसमें जहर घोलते रहिए, उसमें जहर मिलाते रहिए। तो ये जो लैंड जिहाद,
जिन्होंने प्रदेश की सारी जमीनों की नीलामी का इंतजाम कर दिया, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके कह रहा है कि लैंड जिहाद नहीं होने देंगे। यानी जमीन को भी दंगे के सोर्स में तब्दील कर दिया गया। जमीन को भी लोगों के बीच में फूट डालो और राज करो के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अचानक उन्होंने कहना शुरू किया कि साहब जंगलों के भीतर बहुत मजारे हैं, उनको नष्ट करना पड़ेगा, उनको खत्म किया जाएगा, लैंड जिहाद नहीं होने दिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 दिन पहले एक रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि नहीं, जंगलों के भीतर मंदिर ज्यादा हैं और मजारे के 20-25-30 ही हैं। तो लेकिन उनको फैक्ट से कोई लेना देना नहीं। मंदिर 300 है, उनको फैक्ट से कोई लेना देना नहीं, उनको अवैध अतिक्रमण से भी कोई लेना देना नहीं। उनको लेना देना किस बात से? उनको लेना देना लोगों के बीच में, लोगों के भीतर नफरत का प्रसार करने में, लोगों के भीतर सांप्रदायिक घृणा पैदा करने में। और वो सांप्रदायिक घृणा जाते जाते सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो, देश के दूसरे हिस्सों में तब्दील हो रही है। रामनवमी का त्योहार रामनवमी का त्योहार नहीं है। उसमें करना क्या है? रामनवमी में राम को याद करने से ज्यादा, अब हम तो चलिए हम दूसरी धारा के लोग, हम तो बहुत स्पष्ट है कि किसी धर्म में, किसी ईश्वर में हमारी बहुत आस्था नहीं, हम तो नहीं मानते। हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि भाई धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए और कम से कम सार्वजनिक रूप से तो होनी चाहिए। उसमें व्यक्ति की निजी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसको निजी स्वतंत्रता हो, लेकिन राज्य जो वो धर्मनिरपेक्ष रहे, वो धर्म से विरत रहे, धर्म से अलग रहे, वो धर्म में अपनी नाक न घुसेड़े, धार्मिक फैसलों को अपनी जगह रहने दे। यही भारत का संविधान भी कहता है कि भारत का संविधान में आप देखिए तो भारत में वो संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता देता। आर्टिकल 25 राइट टू वर्शिप है, यानी कि पूजा करने का अधिकार है। आप किस पद्धति से पूजा करेंगे, कौन से धर्म को मानेंगे, तो ये आपका मौलिक अधिकार है, नागरिक का मौलिक अधिकार। लेकिन राज्य यानी सरकार धर्मनिरपेक्ष है, वो धर्म से विरत रहेगी, वो धर्म में अपनी नाक नहीं घुसेड़ेगी, उसका काम ये नहीं है ना। तो समाज को मोटे तौर पर धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए सार्वजनिक मामलों में। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से पहली बार ये देखने में आ रहा है कि हो क्या गया कि रामनवमी होगी तो करना क्या है, उसमें राम की पूजा आराधना नहीं करनी है, उसमें प्लान करना है कि मस्जिद के सामने जाकर के डीजे बजाना है। जिन्होंने इतने सालों से इस देश में मंदिर बनाने के लिए आंदोलन चलाया, उसको वो आंदोलन कहते हैं सांप्रदायिक हिंसा को, आज के दिन पर उनको मंदिर में नहीं जाना है, मंदिर में जाके पूजा नहीं करनी, उनको मस्जिद के आगे जाकर के डीजे बजाना है ताकि उन्माद भड़के, ताकि दंगा हो। क्योंकि उन्माद नहीं भड़केगा तो फिर सीना कितने ही इंच का होता रहे, सत्ता वापस नहीं आएगी। क्योंकि देना जो कुछ था, जो कुछ नागरिकों को देना, जो कुछ लोगों को डिलीवर करना, वो सारा तो अडानी जी के यहाँ डिलीवर कर दिया गया। नागरिकों का भी जो था वो अडानी जी के यहाँ पहुंचा दिया गया। तो नागरिकों को देने को क्या है? दंगा है। रोजगार किसका है? दंगा ही बनाने का रोजगार है। नौजवानों के लिए क्या रोजगार है? वो रामनवमी के दिन किसी दूसरे दिन डीजे के सामने नाचते हुए वहां मस्जिद के सामने जाएं, दंगा हो, मारें काटें, यही हो। तो ये जब इस देश के भीतर माहौल, ये जब इस देश के भीतर करने की कोशिश की जा रही है, तब मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉमरेड चंद्र सिंह गढ़वाली को याद करने की जरूरत है। उस छोटे से वाकये को भी अगर आप याद करेंगे, उस छोटी सी घटना को भी याद कर लेंगे, तो ये समझ में आएगा कि वो अनपढ़ सिपाही तो ये स्मार्टफोन रखे हुए लोगों से ज्यादा समझदार था। स्मार्टफोन से जहां रोज सिर्फ अफवाही फैलाई जा रही है और पढ़े लिखे लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो स्मार्ट कौन है? फोन स्मार्ट है। उसको पकड़ करके हाथ में रखे हुए लोग, दिन भर उसको चलाने वाले लोग तो पूर्ण मगज हो गए, उनमें उनकी स्मार्टनेस खत्म हो गई है। उनसे ज्यादा स्मार्ट वो अनपढ़ सिपाही थे जो अंग्रेजों के इस अफवाह में नहीं आए, जिन्होंने एक तरह से इस देश के भीतर सांप्रदायिक सौहार्द की, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम की।
और जब आप ये करते हैं तभी आप इतना लंबा अरसे तक लड़ सकते हैं। तो चंद्र सिंह गढ़वाली उस 1930 से लेकर के और 1979 तक 1 दिसंबर 1979 को उनकी मृत्यु हुई, 1 अक्टूबर 25 दिसंबर 1891 को उनका जन्म हुआ और 1 अक्टूबर 1979 को 1979 में उनकी मृत्यु हुई। तो 1930 से लेकर या उससे भी थोड़ा पहले से लेकर के जो सक्रियता शुरू हुई, वो सक्रियता 1979 तक लगातार चलती रही। लगातार जनता के सवालों पर वो लड़ते बोलते रहे, लगातार। उसमें निरंतरता, उसमें किसी सरकार की उन्होंने परवाह नहीं की, किसी सत्ता की उन्होंने परवाह नहीं की। और मैं तो आज की तारीख में भी ये समझता हूँ, मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि इस उत्तराखंड में चंद्र सिंह गढ़वाली के कैलिबर का कोई नेता नहीं था जो नेहरू के घर में सीधे जा सकता था, नेहरू से झगड़ा कर सकता था, जो गांधी के आश्रम में रहकर के गांधी से के आश्रम के कायदे बदलवा सकता था। गांधी जी के आश्रम में साबरमती में ये नियम था कि भाई पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे, और चंद्र सिंह गढ़वाली गए, उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है, क्यों नहीं रहेंगे, हमारी छोटी सी बच्ची है, इस बच्ची की देखरेख कौन करेगा। और गांधी से कोई हिम्मत नहीं करता था ऐसा बोलने, और गढ़वाली लड़े उनसे, और गांधी जी ने कहा कि ठीक है माफ करो, तुम ये हल्ला गुल्ला न मचाओ, तुमको जैसे रहना रहो, लेकिन ये बाकी आश्रम का कायदा मत खराब करो, इनको ऐसे रहने। और गढ़वाली जी की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उनका नामकरण भी गांधी ने किया था, माधवी उनका नामकरण गांधी ने किया था, गांधी ने रखा था उनका। तो गांधी के साथ, नेहरू के साथ और तमाम लोगों के साथ, इस देश की आजादी के तमाम बड़े नेताओं के साथ, तमाम बड़े नेताओं को जानते थे। और जिस समय 23 अप्रैल 1930 का विद्रोह हुआ, तो एक हिंदू परिवार में वो पैदा हुए थे। उस समय तक आते आते वो लेसडाउन में रहते हुए और तमाम जगहों पर रहते हुए आर्य समाज को मानने लगे। आर्य समाजी चंद्र सिंह गढ़वाली उस समय तक हो गए। लेकिन इस तरह से देखा तो धार्मिक व्यक्ति थे, ऐसा भी नहीं था कि धर्म में उनका विश्वास उस समय तक नहीं था। वो धार्मिक व्यक्ति उस समय तक थे। वो सारे गढ़वाली सिपाही भी धार्मिक थे, वो कोई कम धार्मिक नहीं थे। जो दंगाई हैं उनकी धार्मिकता पर तो प्रश्न चिन्ह है ही। धर्म उनके लिए औजार है, टूल है इस्तेमाल करने का। आप समझिए कि इस देश के भीतर जो भी धर्म की राजनीति के बड़े पैरोकार हैं, उनका कभी किसी धर्म में कोई विश्वास नहीं रहा। जो धार्मिक राजनीति के पुरोधा है इस देश में, विनायक दामोदर सावरकर से लेकर के और मोहम्मद अली जिन्ना तक, इनमें से कोई उस तरह से धर्म का मानने वाला नहीं, कोई धार्मिक आचरण करने वाला नहीं। लेकिन ये धर्म की राजनीति के पुरोधा है। और जिन गढ़वाली सिपाहियों ने मुसलमानों के खिलाफ गोली चलाने से इनकार किया, वो तो कोई ऐसा नहीं था कि उनका धर्म पर उस समय विश्वास नहीं था। उसके बाद जरूर चंद्र सिंह गढ़वाली जब गिरफ्तार हुए, जेलों में रहे, तो जेलों में कम्युनिस्टों के संपर्क में आए और उसके बाद आजीवन वो कम्युनिस्ट रहे। ये तथ्य, ये भी एक फैक्ट। तो उसके बाद वो आजीवन कम्युनिस्ट रहे, कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े, कम्युनिस्ट पार्टी के कम्यून में रहे। बंबई में कॉमरेड पीसी जोशी जो इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले महासचिव थे, तो वहां उस कम्युनिस्ट पार्टी के कम्यून में पीसी जोशी ने उनको कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनाया, और वहां से लेकर के और जीवन के आखिरी दिन तक वो कम्युनिस्ट रहे। और उनकी जो उपेक्षा होने का बड़ा कारण, उस जमाने में जब उनका गढ़वाल प्रवेश हुआ, कांग्रेस के लोगों ने कहा उनसे कि आप आइए कांग्रेस में। यही इसी श्रीनगर में वो किस्सा है कि अंग्रेजों ने चूंकि प्रतिबंध लगाया हुआ था, पहले गढ़वाल जेल से जब वो छूटे तो गढ़वाल प्रवेश पर तो उनके रोक थी, तो रानीखेत में कम्युनिस्ट पार्टी का काम उन्होंने किया। और उसके बाद जब गढ़वाल प्रवेश पर से रोक हटी, वो यहाँ आए 40 के दशक में, और यहाँ कांग्रेस के लोगों ने उनके स्वागत का इंतजाम किया। इसी श्रीनगर शहर में तमाम जगह पोस्टर लगाए, ये सब किया। और उसके बाद कांग्रेस के लोग उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े नेता हैं, आप आइए और कांग्रेस में शरीक होइए, कांग्रेस से चुनाव लड़िए। तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने उनसे कहा कि मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी में हूँ, मैं तो कम्युनिस्ट हूँ, तो मैं तो नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर आपकी मुझ में इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास है, तो आप भाई जवाहरलाल से कहिए कि ये सीट मेरे लिए छोड़ दे। और राहुल सांकृत्यायन ने अपनी किताब में लिखा है कि
कि ये जवाब सुन करके रात में कांग्रेसियों ने शहर में जितने पोस्टर उन्होंने लगाए थे सारे फाड़ है ना, चंद सिंह गढ़वाली के कागज में जितने पोस्टर उन्होंने लगाए थे सब फाड़। तो वो अपना पूरा जीवन भर कम्युनिस्ट रहे, पूरा जीवन भर कम्युनिस्ट विचार के साथ खड़े रहे, पूरा जीवन भर गलत के खिलाफ लड़ते रहे, हर गलत के खिलाफ निरंतर ये लड़ाई वो लड़ते रहे अपने जीवन पर्यंत। और उसी को लड़ते हुए आखिरी में तो 1 अक्टूबर 1979 को उनकी मृत्यु से पहले एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उनकी सभा में वो गए, वहां उन पर उसका विरोध करने गए, वहां उन पर हमला हुआ और अंततः फिर उन चोटों से उबर नहीं सके और उनकी मृत्यु हुई। तो हमारे लिए आज के दिन पर भी चंद्र सिंह गढ़वाली ऐसा नायक है कि जो जीवन में समझौता नहीं करता, जो पीछे नहीं हटता, जो अपने विचार से पीछे नहीं हटता, कठिन से कठिन समयों में पीछे नहीं हटता, बड़े से बड़े लोभ लालच के सामने भी पीछे नहीं हटता, जिसमें यह साहस है कि आज के दिन पर आप नेहरू के बारे में जो मर्जी फॉरवर्ड करते रहिए, जितना भी घटिया व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर लीजिए नेहरू के बारे में, अजब अजब किस्म का, है ना। वो तो नेहरू के बारे में तो भाई नेहरू के दादा का हिसाब किताब अभी किया जा रहा है इस देश में। नेहरू का दादा कौन था? उसमें वरुण गांधी के पिता हिंदू थे और राहुल गांधी के पिता मुसलमान थे। सॉरी, दादा। वरुण गांधी के दादा मुसलमान थे, हिंदू थे, और राहुल गांधी के दादा मुसलमान थे। भले ही दोनों के पिता एक ही पिता के संतान थे, है ना। तो ये अद्भुत है इस देश। तो नेहरू का भी ऐसा हिसाब किताब। आज के दिन पर नेहरू के बारे में इतना व्हाट्सएप फॉरवर्ड। और आश्चर्यजनक ये है कि आप अगर देखें, अरे ये अफवाहों का तंत्र कैसा है समझने के लिए मैं ये सब कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो इस देश में इस समय है, जिनका वो सब आईटी सेल है, जो नेहरू के दादा का हिसाब किताब कर रहे हैं, जो नेहरू का दादा निर्धारित कर देना चाहते हैं कि नेहरू के दादा का नाम गयासुद्दीन गाजी था, व्हाट्सएप में आता है, जब आप लोगों के पास भी आया होगा, है ना। तो वैसे तो मतलब मुझको तो इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं लगती। हमने तो अपने कई सारे मित्रों से कहा कि अच्छा मान लेते हैं चलो कि नेहरू के दादा का नाम, जवाहरलाल नेहरू के दादा का नाम गयासुद्दीन गाजी था और वो जवाहरलाल नेहरू हुआ, तो भाई तुम ही तो सब मुसलमानों का घर वापसी का अभियान चला रहे हो, तो तब इस देश में नेहरू तो आपका ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए घर वापसी का, कि उसने घर वापसी किया इस लॉजिक के हिसाब से। लेकिन बीजेपी की वेबसाइट पर एक लाइब्रेरी, स्मार्ट जमाना है, उनका भी सब उसी से चल रहा है, तो मैं वहीं से, तो उस पर बहुत सारी किताबें उस लाइब्रेरी में, जो उनकी वेबसाइट है, तमाम लेखकों की किताबें वहां, उसमें नेहरू की भी 10-15 किताबें, और नेहरू की रूस यात्रा पर एक किताब कि रूस वो गए और वहां उन्होंने जो देखा उस समय और उसकी तारीफ की और ये सब किया, जो भी लिखा, तो मुझको वो किताब वहीं मिली बीजेपी की लाइब्रेरी में, वहां इंटरनेट लाइब्रेरी में। उसी में एक किताब है बीके नेहरू की किताब, द नेहरूज, वो उनकी वेबसाइट पर लगी है। मैं जानबूझ इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि उनकी वेबसाइट पर वो किताब, और उसके 10-15 पन्ने पढ़िए तो उसी किताब में एकदम शुरू में वो बताते हैं कि भाई नेहरू के जो दादा थे उनका नाम गंगाधर कौल नेहरू था, वो दिल्ली के 1857 के आसपास दिल्ली के कोतवाल थे। तो क्योंकि वो ये वहां कश्मीर से आए, तो कश्मीर में ये कौल, दिल्ली में आकर के बसे, तो जहां इनका घर था वो नहर के किनारे, तो तब वो नहर के किनारे बसने की वजह से नेहरू, तो वो चलता रहा नाम, तो वो दोनों सरनेम इस्तेमाल करते थे। तो उनके दादा का नाम था गंगाधर कौल नेहरू, फिर उनके बाद वालों का कुछ नाम था, फिर ये मोतीलाल के समय आते आते मोतीलाल नेहरू ने इस्तेमाल बंद किया कौल का। उन्होंने कहा ये क्या है, ये कौल भी नेहरू के हट कौल किनारे फेंक दिया गया। अब उनको क्या पता था कि भाई कुछ 50, 60, 75, 100 बरस बाद यही जो कॉल किनारे फेंक दिया गया है ये आड़े आ जाएगा, व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलेगा कि भाई वहां तो पिताजी का नाम गयासुद्दीन गाजी था, लड़के का नाम मोतीलाल नेहरू था। तो ये जो पूरा, असल में ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो पूरा अफवाह का तंत्र, जो पूरा इस तरह का झूठ पैदा करके, एक काउंटर इतिहास पैदा करके, एक झूठा इतिहास सृजित करके,
करता क्या, इससे लाभ क्या होता, हमको आज के दिन पर नेहरू का कौन दादा था, उससे हमको क्या लाभ होने वाला, इस सारी बहस से हमको क्या हासिल होने वाला। इस सारी बहस से हमको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है कि नेहरू का दादा कौन था कि कौन नहीं था, लेकिन ये सारी बहस हमारे दिमाग में जहर पैदा करने का इंतजाम करती है। ये सारी बहस हमारे दिमागों को प्रदूषित करती है। हमारे हाथ में स्मार्टफोन भले ही हो, लेकिन हमारी सारी स्मार्टनेस खत्म कर देती है, हमारी बुद्धि की स्मार्टनेस खत्म कर देती है। इस सारी बहस का ये मतलब। तो इसके बीच में, इस सब के बीच में, इसलिए चंद्र सिंह गढ़वाली की बात है, चंद्र सिंह गढ़वाली की याद है कि चंद्र सिंह गढ़वाली एक ऐसा आदमी जिन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर पलीता लगा दिया, उसके पर खच्चे उड़ा दिए। ये कलंक भारतीय सिपाहियों के माथे पर नहीं लगने दिया कि उन्होंने सांप्रदायिक भावना से ग्रसित होकर के मुस्लिम पठानों के खिलाफ जो इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे उन पर गोली चलाई। इस कलंक से भारतीय फौज को, भारतीय सिपाहियों को चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथियों ने बचाया। इसलिए चंद्र सिंह गढ़वाली की बात, चंद्र सिंह गढ़वाली की बात इसलिए है कि पूरा जीवन एक समझौता विहीन संघर्षों की परंपरा, एक विरासत है। और हमने तो बहुत पहले बहुत जगह मैंने इस बात को कहा कि बाकी जो उनके बेटे बेटियां नाती पोते राजनीतिक रूप से जहां चले गए वो तो वहीं चले गए हैं, जिस परंपरा के खिलाफ चंद्र सिंह गढ़वाली लड़े, जिस फूट डालो राज को करो के खिलाफ चंद्र सिंह गढ़वाली लड़े, तो वो जहां चले जाएं तो उनके पारिवारिक पैतृक विरासत जो उसके जो वारिस होते हैं, लेकिन उनकी जो वैचारिक विरासत, उनकी जो ये राजनीतिक विरासत, तो उस विरासत के यदि कोई वारिस हैं तो वो हम हैं, जो उनके झंडे को आज भी उठाए हुए हैं, जो उनके विचार को आज भी उठाए हुए हैं, जो उनके विचार की प्रासंगिकता आज के दौर में समझते हैं कि वो मूल्यवान विचार है। चंद्र सिंह गढ़वाली सिर्फ अखबार का विज्ञापन नहीं है, चंद्र सिंह गढ़वाली सिर्फ मूर्ति नहीं है जिस पर 23 अप्रैल को फोटो माला डाल देनी है, जिस पर 1 दिसंबर को भी माला डाल देनी है, जिसको 1 अक्टूबर को भी माला डाल देनी है, 25 दिसंबर को भी माला डाल देनी है। चंद्र सिंह गढ़वाली इतना भर नहीं। चंद्र सिंह गढ़वाली वो समझ, उस विचार का प्रतिनिधि दान चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इस रूप में निश्चित ही हमको चंद्र सिंह गढ़वाली को समझना चाहिए, उनको जानना चाहिए। और सिर्फ इतनी बात नहीं कि मैं ये बात कह रहा हूं इसलिए इसको ऐसे मान लेना चाहिए, बल्कि एक किताब का संदर्भ मैंने दिया, और भी साहित्य ढूंढ सकें तो उसको ढूंढना चाहिए और उसको पढ़ना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। राहुल संकृत्यायन की किताब तो आसानी से अगर नेट पर भी ढूंढेंगे तो दिख जाएगी, मिल भी जाएगी, उसको पढ़िए तो थोड़ा सा और मामला खुलेगा और समझ में भी बात आएगी। तो एक प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट को, एक प्रतिबद्ध व्यक्ति को इस नाते जो आजीवन लाल परचम लेकर के अपने हाथ में चलते रहे, उनको हम सारे लोग, आज जितने नौजवान लोग यहाँ आए हैं, उनको याद करने के लिए, उनकी विरासत को याद करने के लिए, तो हम सारे लोग कॉमरेड चंद्र सिंह गढ़वाली को, उनकी विरासत को याद करते हैं। और हम में से जितने लोग इस बात को समझ पाए, उतने लोगों का दायित्व ये है कि चंद्र सिंह गढ़वाली की तरह अकेले खड़े होकर के, अकेला खड़ा होने की, अकेले खड़े रहने की नौबत भी आए तो तब भी सही बात के पक्ष में खड़े रहे। पूरी भीड़, पूरा हुजूम दंगाइयों के पक्ष में खड़ा हो जाए, उन्मादियों के पक्ष में खड़ा हो जाए, तो चंद्र सिंह गढ़वाली होने का मतलब ये है कि ब्रिटिश साम्राज्य इतना बड़ा था और मुट्ठी भर सैनिक थे, लेकिन उसके बावजूद ब्रिटिश साम्राज्य के सामने वो सीना तान करके खड़े हो गए, उस ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत से घबराए नहीं। तो ब्रिटिश साम्राज्य फिर भी बड़ा ताकतवर था। दंगाई उन्मादी किस्म के लोग जो समाज में जहर भर रहे हैं, वो बहुत कायर लोग, बहुत डरपोक किस्म के लोग। आप कभी तंग करके उनके सामने खड़े हो जाइए तो भाग खड़े होंगे। तो हम सारे लोगों का जो चंद्र सिंह गढ़वाली को याद कर रहे हैं, उनका ये कर्तव्य है, उनका काम है कि चंद्र सिंह गढ़वाली की जो ये विरासत है, ये जो गंगा जमुनी तहजीब को उन्होंने बुलंद किया, हम सबका ये दायित्व है कि हम उसको आगे बढ़ाएं, मजबूती से उस विचार को आगे बढ़ाएं, जिस विचार के वाहक, जिस लाल झंडे के वाहक चंद्र सिंह गढ़वाली आजीवन रहे। तो चंद्र सिंह, आप सबका धन्यवाद। चंद्र सिंह गढ़वाली की उस क्रांतिकारी विरासत को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद।